गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने तीसरे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कल की क्लास में जहां हमने अपने इस चैप्टर को छोड़ा था वहीं से हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 2.4 रिंडरपेस्ट यानी मवेशी प्लेग। अभी एट प्रेजेंट में आपने कोरोना नामक महामारी के बारे में सुना है कि किस प्रकार चाइना से ये पूरे विश्व में पहुंची। ठीक इसी प्रकार अफ्रीका के अंदर जानवरों के अंदर एक प्लेग नामक भयंकर बीमारी फैली जिसका नाम था रिंडर पेस्ट। अब ये अफ्रीका में कैसे पहुंची? अफ्रीका के अंदर जो यूरोपियन लोगों ने उपनिवेश बनाए वो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर रह रहे थे और उनके लिए जो मांस आता था यूरोप से, उस मांस में या फिर जो जानवर आते थे खाने के लिए, उन जानवरों के अंदर ये बीमारी थी और इस कारण वो बीमारी जो है अफ्रीका में भी क्या हो गई, फैल गई और लाखों की तादाद में जो है एक थोड़े से समय अंतराल में अफ्रीका के जो है पशुओं की बहुत भयंकर क्या हो गई, मौत हो गई। इससे जो है पूरी कृषि व्यवस्था किसानों की क्या हो गई, चौपट हो गई। इस कारण जो है अफ्रीका के जो लोग थे वो मजदूरी करने पर क्या हो गए, मजबूर हो गए। तो इस पॉइंट्स में हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये देखिए, अफ्रीका के अंदर 1890 के दशक में जो है रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो है बहुत तेज़ी से क्या है, फैली। इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत गहरा क्या पड़ा, असर पड़ा। उदाहरण से पता चलता है कि हमले और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने हजारों लोग जो थे उनके जीवन और भाग्य को क्या कर दिया, बदल दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों की क्या आ गई, एक नई शक्ल आ गई। प्राचीन काल में जो अफ्रीका की जो ज़मीन थी यहाँ पर कोई कमी नहीं थी क्योंकि इनकी आबादी बहुत क्या थी, कम थी और अफ्रीका की ज़िंदगी कामकाज जो है वो किसके सहारे चलती थी, ये देखिए आप, ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे चलती थी। वहाँ पैसे और वेतन पर काम करने का कोई भी चलन नहीं था। अफ्रीका के अंदर अगर आप किसान होते तो आपके पास क्या होती, ज़मीन होती और पालतू क्या होते, पशु होते, क्योंकि इनकी वहाँ पर कोई भी कमी नहीं थी। और जब व्यक्ति के पास जब ये संसाधन होंगे तो उसे दूसरे के पास जो है मजदूरी करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। जो 19वीं शताब्दी के अंदर जो है क्या हुआ कि यूरोपीय ताकतें थी वो अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और भंडारों को देख करके इस महाद्वीप की तरफ क्या हो गई, चली गई। और अफ्रीका में इन लोगों ने कौन सी खेती की, बागानी और खादानों का क्या किया, दोहन किया, ताकि उस सारे माल को कहाँ पर भेजा जा सके, यूरोप में भेजा जा सके। इसलिए उन्हें किसकी ज़रूरत थी, मजदूरों की। और मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे जो है अपना लिए लेकिन कोई भी बात नहीं बनी। उनके ऊपर बहुत भारी भरकम क्या लादे गए, कर भी लादे गए, लेकिन वो लोग फिर भी टस से मस नहीं हुए। क्या कहता है, देखिए, जब करदाता बागान और खादानों में काम करता तो काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार के नियम भी क्या है, बदल दिए। उन्होंने कह दिया भी ज़मीन जो होगी वो केवल एक ही व्यक्ति के पास होगी। ये देखिए, जो ज़मीन है, वो जो पैतृक जो संपत्ति है वो किसको मिलेगी, एक व्यक्ति को। बाकी परिवार के सारे सदस्य क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, फिर खाली घूमेंगे। खाली घूमेंगे तो उन्हें क्या है, मजबूरन जो है मजदूरी करनी पड़ेगी। और जब वो खाली घूमते थे उस पर भी पाबंदी लगा दी है। देखिए, ये वहाँ पर उस दौरान जो है ये क्या भयंकर रोग फैला। अभी मैंने आपको बताया, देखिए, पूर्वी अफ्रीका के एस्ट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पर क्या हो गई, पहुँच गई। और ये बीमारी जंगल की आग की तरह कहाँ पर फैल गई, साउथ अफ्रीका का जो पश्चिमी जो क्षेत्र था वहाँ पर जो है पहुँच गई। और रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% जो मवेशियों को जो है मौत की नींद क्या कर दिया, सुला दिया। और यही जब ये पॉइंट स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार कोरोना जैसी महामारी फैली है, ऐसे ही रिंडरपेस्ट बीमारी कहाँ पर फैल गई, अफ्रीका में। पशु के ख़त्म होती है, अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन भी क्या हो गए, ख़त्म हो गए। अपनी सत्ता और मजबूत करने के लिए अफ्रीकियों को कहाँ पर डाल दिया गया, श्रम बाजार में धकेला गया। वो श्रम बाजार कहाँ था, बगान मालिकों था, खान मालिकों के पास था। या औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने किस में ले लिए, कब्जे में ले लिए। और पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बनाने का एक बेहतरीन मौका उन लोगों के क्या लग गया, हाथ लग गया। और इससे जो है
अफ्रीका के लोगों का शोषण की यहाँ पर क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अनुबंधित श्रमिकों को क्या बोला जाता था, गिरमिटिया बोला जाता था। यानी कि एक अनुबंध जो है, एक करार पहले करवाया जाता था कि इतने लंबे समय तक आपको उन बागानों में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और काम की तलाश में उन लोगों ने सोचा कि वहाँ पर जो है काम करने की जो परिस्थितियाँ हैं वो क्या होंगी, अच्छी होंगी, इसलिए वो लोग वहाँ पर क्या होंगे, चले गए। और वहाँ जाने के बाद जो है उनकी स्वतंत्रता को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया और उन्हें बागानों से बाहर नहीं आने दिया गया। उससे संबंधित पॉइंट्स है जिसके बारे में हम यहाँ पर जानने का प्रयत्न करेंगे। देखिए क्या कहता है कि भारत से जितने भी मजदूर जो है अफ्रीका में गए थे उनको क्या बोला गया था, गिरमिटिया। 19वीं सदी के अंदर ये दुनिया की विविधता को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। इससे क्या हुआ, कुछ लोगों की तो आय में क्या हुई, वृद्धि हुई, जबकि दूसरों के अंदर बेहिसाब क्या बढ़ गई, गरीबी। कुछ क्षेत्रों में तकनीकी जो है प्रगति हुई, जबकि दूसरे क्षेत्र में क्या हुआ, उत्पीड़न। उत्पीड़न किसका हुआ, मजदूरों का। तकनीक में किसकी बढ़ोतरी हुई, पूंजीपतियों के। ऐसे ही आय में वृद्धि किसके हुए, जिनके उद्योग धंधे थे। और बेहिसाब गरीबी किन में हुई, जो लोग वहाँ पर जाकर के क्या करते थे, मजदूरी करते थे। ये देखिए भारत और चीन के लाखों मजदूर कहाँ पर गए, बागानों में, खादानों में, सड़क और रेलवे निर्माण की परियोजना में काम करने के लिए दूर दूर को देशों में क्या है, लाया जाता था। और उनके लिए एक एग्रीमेंट के तहत लाया जाता। और ये शर्त यदि मजदूर अपने बागान मालिकों से 5 साल काम कर लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्वदेश लौट जाएंगे। एग्रीमेंट ये साइन करवाया जाता था उनसे। और भारत के किस क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य भारत से, तमिलनाडु के सूखे इलाकों से वो लोग वहाँ पर क्या है, जाते थे। और कुटीर उद्योग यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की वजह से क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। उसके बाद ज़मीन का भाड़ा भी क्या हो गया था, बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था, क्योंकि जो ज़मीनें हैं साफ़ करके उसके ऊपर खान और बागानों को क्या किया था, लगाया जा रहा था। बटाई पर अगर ज़मीन लेते तो वे अब उसका भाड़ा क्या नहीं कर सकते थे, चुका नहीं पाते थे, इसलिए उन्हें अपना घर बार क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। और ये सारे के सारे श्रमिक कहाँ पर चले गए, कैरिबियन द्वीप समूह में। त्रिदिनाद है, गुयाना है और सूरीनाम है, मॉरिशस और फिजी। और फिजी को तो जो है आज के टाइम में हम क्या कहते हैं, मिनी इंडिया कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत अप्रवासी जो है भारतीय वहाँ पर आज भी क्या है, रह रहे हैं। वो जो अप्रवासी जो भारतीय वहाँ रह रहे हैं वो इस टाइम अनुबंधित मजदूरों के रूप में वहाँ गए थे। और बाद में जब उन्हें वहाँ स्वतंत्रता मिली तो उन लोगों ने वहाँ पर ही रहना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और मजदूरों की जो भर्ती होती थी वो काम मालिकों के एजेंट करते थे। एजेंटों को क्या मिलता था, कमीशन मिलता था। और बहुत सारे अप्रवासी गाँव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी के कारण जो है इन अनुबंधों को क्या कर लेते थे, मान लेते थे। और एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने में झूठी क्या देते थे, जानकारी, कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेगी, आपको इतना वेतन मिलेगा, वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। इस प्रकार की झूठ बोल करके वो उन लोगों को क्या है, ले जाते थे। और जब कोई व्यक्ति इस अनुबंध पर राजी नहीं होता तो उसका अपहरण भी क्या है, कर लिया जाता था। और यहीं से एक नई व्यवस्था जो है वो शुरू हो जाती है। उस व्यवस्था का नाम था दास प्रथा। ये देखिए बागान पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे वैसे हालात नहीं है। कार्य स्थिति क्या है, बहुत कठोर है, उनके पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। और अगर कोई वहां से भागता था तो अगर वो पकड़ा जाता तो उसे बहुत भारी क्या दी जाती थी, सजा दी जाती थी। तो वहाँ पर रहने वाले लोग और भारत से जो लोग गए थे उन लोगों ने अपने सांस्कृतिक आदान प्रदान भी किया। और इसी सांस्कृतिक आदान प्रदान के मिश्रण से व्यक्तिगत और सामूहिक अभिव्यक्ति के नए रूप क्या किए गए, खोजे गए। और त्रिदिनाद के अंदर मुहर्रम का एक सालाना जुलूस भी निकाला जाता था जिसको क्या नाम दिया जाता था, होसे। इंपॉर्टेंट पर्सन है बेटा ये बहुत बार आता है। होसे क्या था, तो होसे क्या था, जो कैरिबियन द्वीप समूह है उसके अंदर जो है भारतीय और वहाँ के रहने वाले जो लोग होते थे वो अपने जो है व्यक्तिगत और सामूहिक अभिव्यक्ति के लिए जो है मुहर्रम का एक सालाना क्या निकालते थे, जुलूस निकालते थे। उसी को होसे नाम दिया जाता था। उसके बाद एक सेकंड और इम्पोर्टेंट पर्सन यहाँ पर आता है, रस्ताफारनियावाद। ये एक विद्रोही धर्म था जिसमें भारतीय अप्रवासी और कैरिबियन द्वीप समूह के बीच के संबंधों की झलक जो है देखी जा सकती है। और इसको चलाया किसने था, जैमिका के रेगे गायक बॉब मार्ले ने। इंपॉर्टेंट पर्सन है बेटा ये। त्रिदिनाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी
भारतीय प्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद रचनात्मक अभिव्यक्ति का ही क्या था, एक उदाहरण था। उसके बाद अनुबंधित जो श्रमिक हैं उनका जब समाप्त हो गया तो वो वापिस नहीं लौटे और वो वहीं पर ही समय बिताकर नए ठिकानों पर क्या हो गए, वापिस चले गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा पाई जाती है। भारत का भी एक नोबेल पुरस्कार मिला था वीएस नायपॉल को। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी का नाम सुना होगा आपने, शिवनरेन चंद्रपोल, रामनरेश सरवन। इन लोगों के नाम भारतीय लोगों के नामों से क्या है, मिलते जुलते हैं। ये वही लोग थे भारतीय जो अनुबंधित मजदूरी के तहत वहाँ गए थे और वहीं पर क्या हो गए थे, बस गए थे। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का क्या करते थे, विरोध करते थे। और इस अनुबंधित प्रथा को जो 1921 में क्या कर दिया गया, फिर समाप्त कर दिया गया। और कई दशकों तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज करीबी नियम द्वीप समूह के अंदर जो है अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। उनके साथ जो है कुलियों जैसा क्या किया जाता था, बर्ताव किया जाता था। और न्यायपॉल ने अपने जो उपन्यास बिछो या प्रायपन में इस एहसास को क्या है, बहुत ज़्यादा देखा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स आता है वो आता है भारतीय उद्यमी कहाँ पर चले गए, विदेश में। ये कब गए थे, जब भारत के अंदर जब व्यापार करने के लिए ब्रिटिश उद्योगपति जब गए थे, इनके साथ भारतीय जो महाजन थे या जो सूदखोर थे या जो साहूकार थे, वो लोग भी जो है कहाँ पर चले गए थे, भारत से बाहर जा कर के व्यापार करने के लिए। तो ये कह रहा है, देखिए कि विश्व बाजार में खाद्य पदार्थ, फसलों को उगाने और पूंजी की आवश्यकता थी। और बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से भी क्या लिया जा सकता था, पैसा लिया जा सकता था। लेकिन जो छोटे किसान थे उनको पैसा कौन देते था, तो वहाँ पर हमारे सामने दो व्यक्ति आते हैं, साहूकार और महाजन। ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते थे। जैसे शिकारपुरी में इनको सराफ कहा जाता था, नट्टुकोट्टई के अंदर इनको चटियारों के नाम से जाना जाता था। तो ये बहुत सारे बैंकर और व्यापारियों में से थे जो मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए क्या देते थे, कर्ज देते थे। ये अपनी जेब से क्या लगाते थे, पैसा लगाते थे और यूरोपीय बैंक से क्या ले लेते थे, कर्ज। और लोगों को पैसा दे करके ये क्या करवाते थे, खेती करवाते थे। और खेती से जो कच्चा माल पैदा होता था वो ब्रिटेन के उद्योगों के अंदर क्या किया जाता था, पहुँचाया जाता था। तो अफ्रीका के अंदर जब यूरोपीय उपनिवेशी कार जब गए तो इनके पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी क्या हो गए, पहुंच गए, क्योंकि इन्होंने व्यापार से क्या कमाया था, पैसा। हैदराबादी सिंधी व्यापारी भी जो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे निकल गए। इन्होंने बंदरगाहों के ऊपर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम क्या कर लिए, खोल लिए। और जो सैलानी वहाँ पर घूमने के लिए आते थे उनको आकर्षक जो है स्थानीय और विदेशी चीज़ें वहाँ पर क्या है, मिलती थी। आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिन प्रतिदिन क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और इस प्रकार भारतीय लोग भी जो है विदेशों के अंदर अपने उद्योग धंधे क्या कर रहे थे, चला रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। तो यहाँ हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो भारत का जो कपास थी, जो बहुत महीन होता था रेशा, वो सारा का सारा कहाँ पर जाता था, इंग्लैंड में जाता था। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, नील की खेती बहुत होती थी भारत में। और तीसरी चीज़ थी यहाँ पर अफीम। जो भारतीय जो व्यापार था वो उपनिवेशवाद का मतलब था कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। और उनके जो उद्योग धंधे थे उनके अंदर कच्चा माल कहाँ से जाता था, भारत से जाता था। तो उस कच्चे माल के अंदर सबसे ज़्यादा जो आवक होती थी वो किसकी होती थी, ये देखिए, कपास की। किसकी होती थी, कपास की। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई कि जब भारतीय कपास ब्रिटेन के अंदर जाती थी तो ब्रिटेन में जो पैदा हुई कपास है उसका मूल्य क्या हो जाता था, कम हो जाता था। तो ब्रिटेन के जो उद्योगपति थी उन्होंने जो है सरकार के ऊपर ये दबाव डाला कि आप आयातित जो कपड़ा आ रहा है या तो उस पर सीमा शुल्क बढ़ा दे, या जो कच्चा माल आप लेकर के आ रहे हैं उसके ऊपर आयात कर क्या कर दिया जाए, ज़्यादा कर दिया जाए। इससे क्या हुआ, फिर भारतीय जो महीन कपास थी उसका आयात क्या हो गया, कम हो गया। और शुरुआत के अंदर 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में अपने कपड़े के लिए नए बाजार क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। सीमा शुल्क व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल होने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर सामना क्या है, बहुत ज़्यादा करना पड़ा, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा बढ़ गई। और आप ये देखेंगे जो 1800 के आसपास जो निर्यात था भारत का वो 30% था। 1815 में गिर के कितना हो गया, 15%। और 70 में आके कितना रह गया, केवल 3%। अब भारत किस चीज़ का निर्यात करे, कपास का निर्यात वो कर नहीं सकता था। तो अब भारतीय लोग जो है किस चीज़ का क्या करें, निर्यात करें, कोई ना कोई चीज़ें तो यहाँ पर आएंगी। तो अब क्या हुआ कि तैयार माल की जगह कच्चे माल का निर्यात बढ़ा। ये देखिए,
उतनी ही तेजी से कच्चे माल का निर्यात क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था, जो 5% से कितना आ गया था, 35% पर आ गया था तैयार माल की बजाय। और अभी मैंने सेकंड चीज़ आपको बताई थी, ये देखिए, कपड़े की रंगाई में इस्तेमाल होने वाली नील भी कई दशकों तक बड़े पैमाने पर क्या होती रही, फिर निर्यात। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, चीन से भारी मात्रा में अफीम का भी क्या किया जाने लगा, निर्यात। और भारत में भी अफीम की क्या होने लगी, खेती। ये देखिए, ब्रिटिश सरकार भारत में अफीम की खेती और चीन को क्या करती थी, निर्यात करती थी। और उस निर्यात से जो पैसा मिलता था वो चाइना से क्या खरीदा जाता था, चाय, और दूसरे पदार्थ खरीद करके कहाँ लेके जाया जाता था, यूरोप में। तो 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश उत्पादों की मांग भी बढ़ी और क्या आ गई, बाढ़ आ गई। कच्चे माल के निर्यात में क्या हो गया, इजाफा। और ब्रिटेन से तैयार माल कहाँ पर भेजा जाने लगा, भारत में। और उसकी कीमत भी क्या होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। और भारत के अंदर जो ब्रिटेन का माल बिकता था उससे जो मुनाफा मिलता था उसको क्या बोला जाता था, अधिशेष। ये जो मैंने आपको यहाँ पर टिक मार्क दोबारा कर देता हूँ, ये देखिए आप, व्यापार अधिशेष बोला जाता था। और इस व्यापार के अधिशेष से जो है, जो फ़ायदा होता था उससे नए उद्योग क्या करते थे, इकट्ठे कर दिए। देखिए, इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की क्या कर लेता था, भरपाई कर लेता था। तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती थी। और ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद करते हुए भारत में 19वीं सदी में वैश्विक अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक बहुत महत्वपूर्ण क्या की भूमिका अदा की। यहीं एक और इम्पोर्टेंट पर्सन जो है शुरू होता है, होम चार्जेस, ये वाला, ये पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट है। होम चार्जेस। होम चार्जेस का मतलब क्या होता था, यहाँ देखो कि ब्रिटेन के व्यापार से जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अधिशेष प्राप्त होता। अधिशेष का मतलब है सारा खर्च लगा करके, मजदूरी लगा करके जब किसी वस्तु को तैयार किया जाता है और उसे महंगे स्तर पर बेचा जाता है, दोनों के बीच में जो अंतर आता है वस्तु के तैयार होने में और वस्तु की जो वास्तविक जो मूल्य होता है, उन दोनों के बीच में जो अंतर आता था उसको क्या बोला जाता था, अधिशेष। और उस अधिशेष को कहाँ इस्तेमाल किया जाता था, होम चार्जेस। देशी जो खर्च होते थे कंपनी के, ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों के घर में भेजी गई निजी रकम, और भारतीय ब्रितानी अफसरों की क्या होती थी, पेंशन। इनके ऊपर क्या किया जाता था, इसको शामिल किया जाता था। इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको आप ज़रूर जो हैं ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं दो महायुद्धों के बीच, यानी कि जो हुआ, एक प्रथम विश्व युद्ध और एक द्वितीय विश्व युद्ध, तो महायुद्धों के बीच में अर्थव्यवस्था। तो पहला जो महायुद्ध था वो कहाँ पर लड़ा गया था, यूरोप में लड़ा गया था, और उसका असर सारे देश पे हुआ। इससे हमें ये पता चलता है कि पूरा देश किस प्रकार एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ था। ये देखो, वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया था इस युद्ध ने कि उभरने में कितने वर्ष लगे, 30 वर्ष लग गए। और अंत में मानवता एक भीषण और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे क्या होने लगी, कहराने भी लगी। अब हमारे पास आता है युद्धकालीन रूपांतरण, कि जो युद्ध हुआ वो दो खेमों में लड़ा गया था। मैंने बार बार आपको बताया है, मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियाँ। कौन से थे, मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियाँ। या मित्र राष्ट्र कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। धुरी शक्तियाँ कौन थी, इनको मैं दोबारा अंडरलाइन कर देता हूँ। धुरी शक्तियाँ कौन थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन तुर्की। और ये 1914 के अंदर जब ये युद्ध शुरू हुआ, जो ये ख़त्म कब हुआ, 1919 में। और ऐसा युद्ध मानव सभ्यता ने कभी भी इतिहास में नहीं देखा था। और जितने भी जो औद्योगिक राष्ट्र थे वो एक दूसरे से क्या हो रहे थे, जूझ रहे थे। शत्रुओं ने नेस्ता नाबूद करने के पास उनके पास जो है आधुनिक क्या थे, हथियार थे। और ये लड़ाई जो है पहली बार किससे लड़ी गई थी, देखिए आप, मशीन गनों से, टैंकों से, हवाई जहाज़ों से, रासायनिक हथियारों का जो है बहुत लंबे समय तक क्या हुआ था, इस्तेमाल किया गया था। और इस युद्ध